Hello, dear everyone. Welcome to the channel. Today we are going to discuss the newspaper of 1st of January. Happy New Year to one and all. I hope आपका न्यू ईयर अच्छा जाए, आपकी सारी मुरादें पूरी हों और आप जी तोड़ मेहनत करें ताकि आपके एग्जामिनेशंस क्लियर हो इस साल. मूविंग फर्दर अहेड, इस पर्टिकुलर पेपर को मैं कुछ हिस्सों में तोड़ूंगा जहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बताऊंगा. और क्योंकि संडे का न्यूज़पेपर एनालिसिस है तो ये आपके यूजुअल न्यूज़पेपर एनालिसिस से थोड़ा हटके होता है, क्योंकि सत्येंद्र सर आपको एक एक चीज़ एकदम डिटेल में बताते हैं. मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँ, बट मैं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे कोशिश करता हूँ कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए कि उसको हमें अपने प्रिपरेशन में कैसे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. तो यहाँ पे पहली खबर है एमजी नरेगा की जो हम कवर करेंगे. दूसरी खबर हम कवर करेंगे जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भारत दर्शन पार्क का एक फाउंडेशन लेआउट किया है. उसके बाद हम देखेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से किस तरीके से 22 ड्रोन कैप्चर किए. फिर हम देखेंगे कि श्रीलंका का एक ड्रग लैंडलॉर्ड ड्रग लॉर्ड यानी कि माफिया तमिलनाडु में एंटर कर गया है. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसकी खोज में जारी है, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है. अयमनम नाम का एक बेसिकली इलाका है कोट्टायम जिले में जो वुमेन्स टैलेंट को प्रमोट करेगा टूरिज्म में. और यहाँ पे आपको शिकारा बोट दिखाई दे रही है. शिकारा बोट केरला के बैक वाटर्स की स्पेशलिटी है, वो हम डिस्कस करेंगे. फर्दर हम यहाँ पे देखेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट किस तरीके से अपने ऑफिसेस को डिजिटाइज कर रही है. उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट ने K9 वज्र टैंक्स और हॉविट्जर्स अल्ट्रालाइट हॉविट्जर्स प्रोक्योर करने की बात करी है. यहाँ पे हमें नॉमिनेशन ऑफ गारसेटी एज एनवॉय टू इंडिया हिट्स डेट वाली चीज़ देखनी है, बट उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि वो अभी यूएस की स्पेशल न्यूज़ है. ईपीएफए को सर्कुलर ने पेंशनर्स को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है कि वो रिवाइज्ड स्कीम कैसी है, किसके लिए काम करेगी, वो भी हमें देखना है, बट उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है. इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में एब्सटेन किया है इजराइल के अगेंस्ट रिजोल्यूशन लेने में, और साथ ही में एस जयशंकर ने क्लियर किया है कि इंडिया किसी भी तरह का बदलाव लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बर्दाश्त नहीं करेगा. फॉलोड बाय हम देखेंगे आज के तीनों FAQs कि फ्री फूड ग्रेन की जो स्कीम है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, क्रिप्टो अवेयरनेस कैंपेन क्या है और क्या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड चैलेंजेस हैं. इसके बाद हम देखेंगे कि माइग्रेंट्स को किस तरीके से रिमोट वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन एक पायलट प्रोजेक्ट लेके आ रहा है. तो हम FAQ से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बाकी खबरें तो आप फिर भी एक बार पढ़ लेंगे, छोटी है, FAQ में आपको दिक्कत आएगी. तो सबसे पहले हम क्रिप्टो अवेयरनेस कैंपेन से स्टार्ट करते हैं. अब ये क्रिप्टो अवेयरनेस कैंपेन बेसिकली एक तरह का डिजिटल इनिशिएटिव ही हो सकता है. इसको हम डिजिटल इनिशिएटिव के अंडर लेंगे तो ऑब्वियसली हम इसको इकोनॉमिक्स से जोड़ रहे हैं तो हम GS3 में लेंगे, बिकॉज करेंसी की बात हो रही है, GS3 के अंडर आएगा ये, ठीक है. अब इसमें क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर अवेयरनेस बढ़ाने की बात की जा रही है, और ऑनलाइन गेमिंग को क्या नेसेसरी है, क्या ऑनलाइन गेमिंग को बैन करना चाहिए, और क्या है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर डिबेट, बिकॉज अभी रिसेंटली ई स्पोर्ट्स को एक ऑफिशियल स्पोर्ट्स की कैटेगरी में रिकॉग्नाइज किया जाने लगा है. अब इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड IEPF जो कि एक पर्टिकुलर कंपनी है, IEPF अथॉरिटी मैनेज करती है उसको, 2016 में बनाया गया था कंपनीज एक्ट के अंदर. इस अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है ताकि वो इन्वेस्टर्स में अवेयरनेस बढ़ा सके, रिफंड ऑफ शेयर्स करवा सके, अनक्लेम डिविडेंड्स पे सुनवाई कर सके, डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स पे राइटफुल क्लेमेंट्स को उनका अधिकार दिलवा सके. जहाँ तक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन की बात है तो ये हाउस होल्ड इन्वेस्टर्स, हाउसवाइफ्स और प्रोफेशनल्स को एक जैसा ट्रीट करे, रूरल अर्बन एरियाज़ में उनको इनके इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स सिखाए. अब जो रीसेंट डिबेट क्रिप्टो के एसेट्स पे आ रहा है उस पर क्यों अभी रीसेंट कंसर्न देखा जा रहा है, वापस से क्या हुआ कि ऐसा कंसर्न क्रिप्टो पे ज़्यादा ज़रूरी है. तो यहाँ पे कहा गया है कि क्रिप्टो का जो कन्फ्यूज़न है ना दोस्तों,
वो इसलिए है क्योंकि वो करेंसी अनरेगुलेटेड है। अनरेगुलेटेड करेंसी का मतलब कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, जबकि करेंसी जो है वो नेशनल सब्जेक्ट होता है और गवर्नमेंट का कंट्रोल होना ज़रूरी है। इसीलिए वो हमारी मौजूदा अर्थव्यवस्था को खतरा पहुंचा सकती है। मॉनेटरी फिस्कल स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंट्री को खतरा पहुंचा सकती है। किस तरीके से खतरा पहुंचाती है, अब हम इंजीनियर्स तो है नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो है नहीं जो हम इस टेक्निकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा जाएं, तो इसलिए हम बस इतना समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में प्रॉब्लम क्या है कि ये अनरेगुलेटेड करेंसी है, मॉनेटरी फिस्कल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री को इससे खतरा है। इंडिया में जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस अभी हुए रिसेंटली, जब उसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसमें पाया गया कि वो क्रिप्टो करेंसीज जो पैसे जनरेट कर रही है वो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज लेजिस्लेशन को वायलेट करने के लिए और जीएसटी को इवेट करने के लिए, इन सब के लिए इस्तेमाल हुआ। तो एक तो अनरेगुलेटेड करेंसी है, पहला प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है उसके साथ साथ कि ये जो करेंसी जो एक्सचेंज लेजिस्लेशन है ना, ये फॉरेन एक्सचेंज लेजिस्लेशन, यानी कि आप सरकारी व्यवस्थाओं से अपने पैसे को छुपा ले जा रहे हो, तो इससे कुछ भी हो सकता है, आतंकवाद भी प्रमोट हो सकता है। और इसकी जो कंप्लेंट्स हैं वो एक स्पेशल कोर्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आई और उसमें से बेसिकली 4 कंप्लेंट्स ही आई हैं। कई लोग अरेस्ट भी हुए हैं और कई बाहरी मतलब 900 करोड़ का अमाउंट का आइटम भी सीज किया गया है और सबका पेमेंट क्रिप्टो से हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए कह दिया कि हमें एक कानून बनाने की ज़रूरत है जो कि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट कर सके। ठीक है, अब क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज एक बॉर्डरलेस करेंसी है, इसीलिए इसका लेजिस्लेशन होना ज़रूरी है, लेकिन कानून नहीं बना सकते। कोई एक देश का कानून क्रिप्टो एसेट्स पे लागू नहीं होगा बिकॉज कई देश इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की रिक्वायरमेंट है ताकि ऑथर कह रहे हैं रेगुलेटरी आर्बिट्राज, यानी एक डिजास्टर बचाया जा सके कि हर कोई कंट्री अपने अपने हिसाब से कानून बना रही है। इसीलिए कोलैबोरेशन ज़रूरी है ताकि रिस्क इवैल्यूएशन किया जा सके, कॉमन टैक्सोनॉमी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा सके, इवॉल्व किया जा सके और उसके बेनिफिट्स को प्रमोट किया जा सके। और क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने का मतलब ये नहीं है कि ख़त्म करना है। यहाँ पे ये कहा है कि ये गलत हो जाएगा अगर गवर्नमेंट ने हैवी हैंडेड अप्रोच ले लिया और ये कह दिया कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो इलीगल है इंडिया में, दे आर नॉट लीगल, तो सबको लगेगा कि अच्छा करेंसी ही इलीगल है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें कोशिश करना है कि अनलॉफुल ट्रांजैक्शंस जो है उनको चेक कर सकें। अदरवाइज अनलॉफुल ट्रांजैक्शंस तो पैसे से अभी भी हो रहे थे, फिजिकल करेंसी में भी अनलॉफुल ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, तो ये क्यों कहें कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल है? क्रिप्टो करेंसी लीगल है, लेकिन अगर लीगल है तो फिर उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, उसको एब्सोल्युटली नहीं चलने देंगे। जहाँ तक एलिगेशंस की बात है, यहाँ पे एक व्यक्ति ने कहा कि देखिए सर, क्रिप्टो करेंसीज जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खास बात क्या है कि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी मनी के ट्रांसफर्स को कभी भी ट्रेस कर सकती है और कैश ट्रांजैक्शन से ज़्यादा आसानी से ट्रेसेबल है। इसलिए आप कैसे कह सकते हो कि इसका सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन चेक नहीं किया जा सकता। किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया के लिए? मैथी को, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और ई स्पोर्ट्स के लिए यानी ऑनलाइन गेमिंग के लिए किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को दी गई है। इसीलिए जो अभी ई स्पोर्ट्स में बात क्या चल रही है कि ये गेम ऑफ चांस है, ये गेम ऑफ स्किल है। अब पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867 आया था, अंग्रेजों द्वारा लाया गया कानून था। इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग फैसलों में ये कहा है कि हमारे यहाँ गेम ऑफ स्किल जो है वो हम प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन गेम ऑफ चांस जो है वो सही नहीं है। गेम ऑफ स्किल में ये नहीं कहा जा सकता कि कंप्लीटली कोई लक की बात नहीं रहती। भाई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है अगर, तो किस्मत की बात है ना, चांस की बात है कि उसने यॉर्कर पर छक्का मार दिया, चांस की बात है। लेकिन इसमें एलिमेंट ऑफ स्किल कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो। ऑनलाइन अगर हम गेम खेल रहे हैं तो उसमें हमारा फिजिकल स्किल तो लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ हमारा मेंटल स्किल ज़रूर लग रहा है। इसीलिए इस दोनों से आउटकम ऑफ द गेम डिपेंडेंट होता है। इसीलिए हम गेम ऑफ स्किल प्रमोट करते हैं, गेम ऑफ स्किल को लीगल मानते हैं। और गेम ऑफ स्किल किसके अंडर प्रोटेक्टेड है? आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर प्रोटेक्टेड है। ठीक है, लेकिन गेम ऑफ चांसेस की बात करें, गेम ऑफ चांसेस की बात करें तो उससे होने वाले फाइनेंशियल लॉसेस
जो हैं वो कोई रिकवर नहीं करा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ लीगल ही नहीं है। और हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने इस चीज़ का स्वागत किया कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को अब बेसिकली इलीगल गैम्बलिंग से बचाना है और सर्विसेज इस तरीके से बढ़ानी है ताकि कोई भी चीज़ इलीगल ना हो सके लेजिटिमेट गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, इसीलिए हमें गुड और बैड ऑपरेटर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये तो हुई हमारे पास क्रिप्टो अवेयरनेस की बात, क्रिप्टो अवेयरनेस और ऑनलाइन गेमिंग की बात। दूसरा आर्टिकल देखते हैं जहाँ पे फ्री फूड ग्रेन स्कीम की बात कर रहा है। ये फ्री फूड ग्रेन स्कीम में दो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। एक, आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो रहा है जिसके अंदर राशन कार्ड दिया जाता है। दूसरा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना डिस्कस हो रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सरकार ने डिसाइड किया है कि 2023 में ख़त्म कर देगा। दिसंबर 23 में सरकार ने बोला कि अब राशन कार्ड के अंदर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 2023 में 5 किलो तक का राशन हर महीने मुफ्त मिलेगा 81 करोड़ बेनिफिशरीज को। 81 करोड़ पीपल को 5 केजी का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था, उन लोगों को 3 रुपया किलो राइस के लिए, 2 रुपया किलो गेहूं के लिए और 1 रुपया किलो कोर्स मील के लिए पे करना पड़ता था। इसको माफ कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि एक इमरजेंसी मेजर था, कोविड के दौरान लेके आए थे, जिसमें कि 5 किलो तक का अतिरिक्त ग्रेन हर महीने प्रोवाइड किया जाता था एनएफएसए बेनिफिशरीज को कोविड के दौरान। अब उसको खत्म कर दिया गया है। इससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है, हमारे फूड सब्सिडी के बिल पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है। कहते हैं कि एक नॉर्मल साल में अगर हम कोविड डिसरप्शंस को हटा दें तो सेंटर की जो फूड सब्सिडी है वो लगभग 2 लाख करोड़ होती है उनके राशन कार्ड के अंदर। राशन कार्ड में जो सरकार फूड प्रोवाइड करती है 2 लाख करोड़ की लागत लगती है। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के आने के बाद ये चीज़ लगभग 4 लाख लग रही थी पिछले 2 सालों से। अब सेंटर ने क्योंकि डिसाइड कर लिया है कि 1 साल तक फ्री फूड ग्रेन्स देंगे, इसमें सरकार को हो सकता है कि 15,000 से 16,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगाने पड़े। किस पे? 2 लाख करोड़ की लागत पे 15,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगाने पड़े। ठीक है, अब ये यूनियन बजट पे शायद हो सकता है कि बर्डन क्रिएट करे। जनता को तो फायदा है पर यूनियन बजट पे एक दबाव क्रिएट हो सकता है, वेट क्रिएट हो सकता है। फूड ग्रेन स्टॉक्स की बात करें तो इससे क्या होगा, यहां पे ये कह रहा है कि एनुअल फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट जो होती है 2 लाख करोड़ के अंदर अंदर में वो 520 लाख टन की होती है। और गरीब कल्याण अन्न योजना ने आके 480 लाख टन एक्स्ट्रा कर दिए थे। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि अंत्योदय अन्न योजना के अंदर हर परिवार को 35 किलोग्राम मिलता था हर महीने खाना, राशन। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में क्या था, 5 किलो का अतिरिक्त राशन पर पर्सन एक्स्ट्रा जा रहा था, इसीलिए ना 480 लाख टन एक्स्ट्रा लगा उसमें। हालांकि अब क्योंकि ये चीज खत्म कर दी गई है तो हो सकता है कि हमारा जो एनुअल फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाए, है ना। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तब अनाउंस की गई थी जब फूड ग्रेन प्रोडक्शन, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट और गवर्नमेंट स्टॉक्स सब रिकॉर्ड लेवल के पार जा रहे थे, बढ़िया प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन 2022 में ऐसा नहीं है, सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। 2022 में गेहूं और चावल के जो उपज है, हार्वेस्ट है, वो कम आई है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट इवेंट्स भी हैं, फर्टिलाइजर का महंगा होना भी है, शॉर्टेज भी है, रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है हाई फूड ग्रेन इन्फ्लेशन में बदल गई। इंडिया ने अपने वीट स्टॉक्स को रेगुलेट करने के लिए, अपने पास रखने के लिए, क्योंकि वीट गेहूं जो है उसकी उपज कम हुई थी, हमारे बफर स्टॉक लेवल से एकदम मार्जिन पे थे हम, तो हमने फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए बैन कर दिया कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, सब कुछ डोमेस्टिक मार्केट में रहेगा। इसके चलते क्या हुआ, वीट एलोकेशंस, गेहूं का शेयर राशन कार्ड के अंदर भी कम किया गया। और पर्टिकुलरली इसका बुरा प्रभाव उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिला, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में गेहूं ज्यादा खाया जाता है। अब यहां पे कह रहे हैं, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन कह रहे हैं
कि सेंटर के पास 159 लाख टन का गेहूं है 1 जनवरी 2023 को। मिनिमम बफर स्टॉक है कि इतना तो होना ही चाहिए 138 लाख टन, मतलब बहुत मार्जिन पे ही हैं हम। इसीलिए अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कंटिन्यू कराएंगे तो ये हमारे लिए भारी पड़ सकता है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को हटाना तो अच्छी चीज़ है, अच्छा बात है, लेकिन कह रहे हैं कि इससे पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, क्या ये राजनीतिक मुद्दा है, क्या ये एक पॉलिटिकल स्टेप है? तो कहा जा रहा है कि हाँ ये पॉलिटिकल स्टेप है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भाई जिस स्कीम के अंदर गरीबों को, वो भी 81 लाख गरीबों को एक तरीके से फ्री में खाना मिल रहा था, 5 किलो पर पर्सन एक्स्ट्रा मिल रहा था, अचानक से आप उस स्कीम को हटा देंगे तो विरोध तो होगा ही होगा। तो सरकार ने यहाँ पे ये कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना भी हटा दे रहे हैं हम, और आपको राशन कार्ड में 1 रुपया भी नहीं देना है। तो गरीब कल्याण अन्न योजना हटाने से जो नुकसान होगा आपको, या जो एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, अब आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मूव है, लेकिन अगर हम इसमें टेक्निकलिटी देखें तो टेक्निकलिटी यहाँ पे आपको बताई गई है, उसको हम आते हैं। लेकिन ये है, यहाँ पे एक अच्छा बात कहा गया कि कुछ स्टेट्स ऑलरेडी फ्री में राशन की सुविधाएं दे रहे थे, केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु। इनकी राज्य सरकारों पे इस केंद्र सरकार के इस फैसले का बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो भी मेहनत केंद्र राज्य सरकारों ने करी है उसका क्रेडिट केंद्र सरकार लेके चली जाएगी। 2024 में चुनाव आने वाला है, तो ये चीज़ एक पॉलिटिकल मूव की तरह दिखाई देती है। बस ये बात नहीं आज समझ में आ रही है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फिर कौन बियर करेगा, स्टेट्स बियर करेगा, सेंटर बियर करेगा, या दोनों बियर करेंगे। लगभग तमिलनाडु का भले ही 1300 करोड़ रुपए बच जाएगा सेंटर के इस अनाउंसमेंट से, लेकिन तमिलनाडु अभी ऑलरेडी यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और अगर स्टेट्स ऐसा नहीं करेंगे तो ये न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे अफेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फोकस जो है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे आ जाना चाहिए। अगर स्टेट्स ने ऐसा नहीं किया तो उनको अपनी नई सेविंग्स जो है सब्सिडाइज्ड या फ्री पल्सेस देने में, स्पाइसेस देने में, एडिबल ऑयल देने में खर्च करनी पड़ सकती है। बेनिफिशरीज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बेनिफिशरीज में हाउस होल्ड बजट जो है वो गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ हो जाएंगे। राइट टू फूड कैंपेन के द्वारा पता चला कि 750 से 900 रुपए हर महीना राशन एंटाइटलमेंट के ऊपर पे करना पड़ जाएगा इस अनाउंसमेंट के बाद। यहां पे आपको पूरा टेक्निकलिटी तरीके से समझाया हुआ है। होता क्या है यहां पे कि राशन कार्ड होल्डर्स जिनको 10 किलोग्राम का ग्रेन्स अ पर्सन एवरी मंथ फॉर द लास्ट 2 years मिल रहा था, वो आधा हो जाएगा। यानी कि खाना जो एक्स्ट्रा 10 किलो मिल रहा था हर पर्सन को पिछले 2 सालों से, वो कम हो जाएगा। ठीक है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में भले ही उनको कम पैसा देना पड़ेगा, तो उससे कितनी ही सेविंग कर पाएंगे, 11 रुपए महीना। लेकिन जो खाना गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर जो कम हो रहा है, उसको अगर हम 30-35 रुपए के हिसाब से देखें तो 150 से 175 रुपए पर पर्सन बढ़ जाएगा। यानी कि 30-35 रुपए किलो है रेट गेहूं का, मान लीजिए 30 रुपए किलो है, और एक व्यक्ति को अभी तक कितना मिल रहा था, 5 किलो मिल रहा था। तो खाना उतना ही लागत थी भाई, खाना तो उतना लग ही रहा था। तो अब उसको कहीं ना कहीं 5 × 30 150 रुपया अलग से देना पड़ जाएगा। तो बचा कितना, 11 रुपए, जा कितना रहा है, 150 रुपए। तो बेनिफिशरीज को सब थोड़े समय के बाद ये चीज़ समझ में आने लग सकती है। तो ये जो इंक्रीज एक्सपेंडिचर हो रहा है ना बेनिफिशरीज का, ये कहीं ना कहीं उन स्टेट्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा जहाँ पे फ्री राशंस स्टेट प्रोवाइड कर रहा है, और उन लोगों के पास किसी भी तरह की सेविंग नहीं हो पाएगी, और स्टेट्स भी जो हैं वो सेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए स्टेट्स को ज़्यादा राशन देना पड़ जाएगा। ठीक है। अब ये है, कहते हैं लास्ट में कि कंजम्पशन ऑफ फूड ग्रेन्स जो है एक मील का हर स्टेट में अलग अलग होता है। 200 ग्राम पर पर्सन से लेके 400 ग्राम पर पर्सन तक जाता है। केरला में लोग कम खाते हैं ग्रेन्स, बिहार में ज़्यादा खाते हैं। वहाँ नॉन वेजिटेरियन डाइट हो सकती है, केरला में फिशेस ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इसलिए ग्रेन्स कम खाते हैं। जहाँ मछलियाँ नहीं खाते हैं वहाँ तो गेहूँ चावल ही खाते हैं ना। तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हिंदी हार्टलैंड में पड़ेगा, इस मूव का इम्पैक्ट। और
ग्रेन्स जहाँ पे हायर प्रपोर्शन ऑफ डाइट में है वहाँ पे बेनिफिशरीज जो है उनका पैसा ज़्यादा जाएगा। तो ये एक अच्छा इंसाइटफुल था कि किस तरीके से फ्री फूड ग्रेन स्कीम वर्क करेगी, अच्छा करेगी कि बुरा करेगी, ये तो शायद हमें समय ही बताए। तीसरी खबर पे आ जाते हैं, क्या माइग्रेंट्स रिमोटली वोट कर सकते हैं? विल माइग्रेंट्स बी एबल टू वोट रिमोटली? माइग्रेंट्स कौन है वोटिंग के कंटेक्स्ट में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या प्लान है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिसंबर 28 को एक बात कही कि हम रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आरवीएम्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और उसको अभी टेस्ट करेंगे। ये पायलट प्रोजेक्ट है, ताकि मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ने गया है, उत्तर प्रदेश से पढ़ने, वो कर्नाटका की किसी यूनिवर्सिटी में बीटेक करने गया है। अब बच्चा जो है वो 18 साल के ऊपर का है, तो एलिजिबल वोटर है। उत्तर प्रदेश में मान लीजिए राज्य सरकार के चुनाव चल रहे हैं, तो उस कर्नाटका के व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा। कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, तो एलिजिबल वोटर्स वोट नहीं डाल पाते हैं, और इससे हमारी डेमोक्रेसी में वोटर टर्नआउट जो है वो एक रिफ्लेक्शन होता है कि डेमोक्रेसी को कितना लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या कितना लोग उसका पार्ट बनना चाहते हैं। अब जब वोट ही नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपको मतलब ही नहीं है। पर फिल्टर किया गया तो ये पाया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि लोगों को मतलब नहीं है, कुछ बैरियर्स हैं सिस्टम के जिसकी वजह से वोटर टर्नआउट कम हो रहा है। तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग डेटा हमारे पास सामने आता है। इलेक्टोरल का पार्टिसिपेशन जो है स्टैग्नेट हो चुका है, मतलब एक लेवल पे आ चुका है, उसके ऊपर बढ़ नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कहा कि हमारी पूरी पॉपुलेशन में 67.4%, पूरी पॉपुलेशन नहीं, एलिजिबल वोटर्स की पॉपुलेशन में 91.2 करोड़ इंडियंस एलिजिबल हैं। 130 करोड़ की आबादी में 91 करोड़ लोग लगभग भारतीय एलिजिबल है वोट करने के लिए, 18 के ऊपर होंगे। इन एलिजिबल वोटर्स में से सिर्फ 67.4% लोगों ने 2019 में वोट किया। अबाउट 1/3 और क्लोज टू 30 करोड़ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। द मेन रीजन for not being able to vote was internal migration. Now, internal migration is a prominent reason which needs to be addressed because we ultimately want to improve the voter turnout and we want to ensure that elections are more participative. For that, remote voting machines play a decisive role. Now, this is done by Election Commission of India after in 2015 Supreme Court has given the directions to Election Commission of India to explore the opportunities, the gaps for remote voting options. Election Commission of India was scrutinizing a lot of other systems that are there. Proxy voting जैसा, postal ballot, internet voting, early voting, पहले करा लें चुनाव में वोटिंग करा लें, लेकिन इस तरह के सुझाव उसने किसी को रिकमेंड नहीं किए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिमाग में कुछ और था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा ये मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बना रहे हैं जहां पे माइग्रेंट वोट कर सकता है, और ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का थोड़ा सा मॉडिफाइड मॉडल है। ये रिमोट वोटिंग मशीन जो है इट कैन हैंडल अप टू 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रॉम अ सिंगल लोकेशन। होगा क्या, एक रिटर्निंग ऑफिसर आपको क्या करेगा, आपको एडवाइस करेगा कि किस तरीके से एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आप वोट कर सकते हो। तो अगर आप आरवीएम के सामने लेट से कर्नाटका में जा रहे हो वोट करने के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश के नेता चुनने के लिए, तो आप उसमें सेलेक्ट करोगे यूपी। अब यूपी में क्या होगा, आपको उस आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछेगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो भी वोटर्स हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सब आपको सामने दिखाई देने लगेंगी, और फिर आप उसको क्या करोगे, वोट कर दोगे। तो अभी आपने अगर वोटिंग किया है तो वोट जब हम करने जाते हैं तो अंदर हमको मशीन की एक पेपर रोल होता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम बैलेट पेपर शीट कहते हैं। उसको चेंज करके अब एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेट डिस्प्ले कर देंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स है ना। अगर हम बात करें तो 2023 में ही 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इसको यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसको 2024 के जनरल इलेक्शंस में कर सकें। बस यहाँ पे सब कुछ वैसा ही होगा जैसे पहले होता था, वोटिंग सब इजी हो जाएगी। लेकिन कुछ पार्टीज ने इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज किया है।
उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई लोकस स्टैंड आई नहीं है, मतलब कोई लीगल पोजीशन नहीं है कि वो इस तरह का प्रोटोटाइप बना सके, और जब तक कि हम करंट लॉज में अमेंड नहीं करते। अब करंट लॉज में अमेंडमेंट कौन करेगा? करंट लॉज में अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट है। तो यहां पे पार्लियामेंट का रोल इंपॉर्टेंट है, ऐसा निंदकों ने कहा, क्रिटिक्स ने कहा है। और इसके बाद माइग्रेंट वोटर की डेफिनेशन आप कैसे दोगे? जो कोई कुछ समय के लिए एब्सेंट रहते हैं या यूजुअली अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस से बाहर रहते हैं, उनको आप माइग्रेंट वर्कर कहोगे, वोटर कहोगे? किसको माइग्रेंट वोटर कहोगे? डेफिनेशन भी तो दो, ठीक है। उसके बाद तीसरा कंसर्न यहां पे ये रेज होता है, ये पहला कंसर्न था, ये दूसरा कंसर्न था, अब तीसरा कंसर्न ये रेज कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे सिस्टम है इलेक्टोरल कंसेप्ट ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी आपका जो टेरिटरी है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां पे आप रहते हो, आप वहीं के नेता चूज करोगे, तो वहीं रह के चूज करोगे। क्या ये रिमोट वोटिंग जो मशीन आ जाएगी, क्या फिर उसको हम जनरली सबको ही नहीं बोलेगा कि हमें जाना ही क्यों है पोलिंग बूथ तक, हम घर से बैठे बैठे वोट कास्ट कर दें? तो यहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता किस तरीके से रिमोट एरियाज में इंप्लीमेंट हो पाएंगी, सीक्रेसी ऑफ वोटिंग, पोलिंग एजेंट्स और रिमोट वोटिंग बूथ्स में अपॉइंटमेंट्स, ये सब एक बहुत बड़ा खतरा है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि देखिए 9 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं 2023 में, वहां तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, गलतियों से सीखेंगे, सुधार करके 2024 के जनरल इलेक्शंस में इस चीज को लागू करेंगे। अब पार्टीज में किस तरीके का डिस्कशन होता है, किस तरीके से अमेंडिंग लॉस, इलेक्शन लॉस को अमेंड किया जा सकता है, ये सब रिमोट वोटिंग को मटेरियलाइज होने में मदद करेगा। तो ये 3 टॉपिक हमने देखे। रिमोट वोटिंग ऑब्वियसली हमने GS2 से देखा, और GS2 में हमने बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया माइग्रेंट वर्कर्स की वोटिंग। तो माइग्रेंट अगर वोट करेंगे, माइग्रेंट वोटिंग होगी, तो क्या हो जाएगा? इंक्लूसिव इलेक्शन प्रोसेस होगा, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। फ्री फूड ग्रेन्स ऑब्वियसली हमने एक GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से टच किया, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से टच किया। क्रिप्टो अवेयरनेस ऑब्वियसली हमने GS3 के भी पॉइंट ऑफ व्यू से टच किया। तो ये 3 मेजर FAQs थे जो कि हमें कवर करने थे। फर्दर अगर हम करंट अफेयर्स पे आ जाएं, तो यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के ऊपर क्या बात हुई? यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल के ऊपर यह कहा कि कब तक, आखिर कब तक इजराइल पैलेस्टीन के रीजन को ऑक्युपाई करता हुआ चलेगा। इसके लीगल कंसिक्वेंसेस के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने बात जा रही है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लगभग 87 कंट्रीज ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बताए कि लीगल कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। कहा गया उस रेजोल्यूशन में प्रोलॉन्ग्ड ऑक्यूपेशन है, प्रोलॉन्ग्ड ऑक्यूपेशन ऑफ द पैलेस्टीनियन टेरिटरी, विच मीन्स यूनाइटेड नेशंस के 87 कंट्रीज ये कह रही हैं कि इजराइल पैलेस्टीन के जमीन पे इलीगली अपना जगह बना के रखा हुआ है। काफ़ी क्रोध आया, किसको? गिलाड एडान को। यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के एम्बेसडर हैं, इन्होंने कहा यह एक आउटरेजियस रेजोल्यूशन है, आपत्तिजनक है। कहा कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो आप एडवाइस ले रहे हैं ना, जनरल असेंबली जो एडवाइस लेने की बात कर रही है ना, ये एक दाग है, इट्स अ मॉरल स्टेन ऑन द UN, और हर देश जो सपोर्ट कर रहा है वो इसका भागीदार है। कोई इंटरनेशनल बॉडी ये नहीं कह सकती कि जूइश पीपल की वो ज़मीन नहीं है और वो उसके ऑक्युपायर्स हैं। कोई अपने घर का ऑक्युपायर कैसे हो सकता है? हाउ कैन समवन बी एन ऑक्युपायर ऑफ देयर ओन होम लैंड? और इस तरह का कोई भी डिसीजन अगर जुडिशल बॉडी ने लिया गया द्वारा और उसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सपोर्ट कर दिया, तो हमें एक चीज़ साफ समझ में आती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मॉरली बैंकरप्ट हो चुकी है, पॉलिटिसाइज्ड हो चुकी है। इंडिया ने ऑब्वियसली एब्सटेन किया। सिर्फ इंडिया ने नहीं, ब्राज़ील, जापान, म्यांमार और फ्रांस सब ने एब्सटेन किया। US और इजराइल ने अगेंस्ट में वोट किया। इफ यू लुक क्लोजली एट दीज कंट्रीज, you will find that these are the countries who are disturbed by migration of Islamic refugees. These countries are disturbed by terrorism out of Islamic radicalization. And Palestine happens to be an Islamic state
supported by obviously Jordan, Egypt, Morocco, supported by Turkey, for that very same reason, Qatar. But ultimately, what is the position that India has suggested that you should adopt two-state solution. Why you want to say कि वो पूरा इलाका आप ही का है? भाई हमने भी तो अपने देश को दो हिस्सों में तोड़ा ना, एक को भारत बोला, एक को पाकिस्तान बोला. आप भी कर लीजिए टू स्टेट सोल्यूशन. तो टू स्टेट सोल्यूशन कर लेना चाहिए. ये इजराइल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, इजराइल के ऊपर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा. फैक्ट क्या है, पैलेस्टीन टेरिटरी 1967 से ऑक्यूपाई हो रखी है. वहाँ पे इजराइल डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन, जेरूसलम, सबका स्टेटस जो है चेंज करने की कोशिश कर रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बना रहा है. तो इसके ऊपर अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास हुआ. इंडिया ने क्या किया, एब्सटेन किया. मतलब इंडिया एब्सटेन करने का मतलब क्या, कि हम एक न्यूट्रल पिक्चर शो करते हैं. ठीक है, ये वाली न्यूज़ आप पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है GS3 से. तो आप इस न्यूज़ को कवर कर सकते हैं कि श्रिम्प फार्म्स और मैंग्रोव्स जो हैं सुंदरबंस में एक साथ रहेंगे. एक नया इनिशिएटिव है सस्टेनेबल श्रिम्प कल्टीवेशन का. इससे क्या है, मैंग्रोव रिस्टोरेशन भी हो सकता है. एनवायरमेंटलिस्ट और एक्सपर्ट्स अपना कंसर्न रेज कर रहे थे कि अनसस्टेनेबल एक्वाकल्चर को, श्रिम्प कलेक्शन को किस तरीके से कम किया जा सकता है, क्योंकि इससे हो क्या रहा था, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो रही थी. तो इस साइम इनिशिएटिव के अंदर फार्मर्स को श्रिम्प कल्टीवेशन के लिए 20 हेक्टेयर्स का एरिया दिया गया है ना, अलग अलग जगहों पे. कहीं पे 10 हेक्टेयर्स दिया गया है, कहीं पे 20 हेक्टेयर्स दिया गया है. और इसकी वजह से मैंग्रोव्स का रिस्टोरेशन जो है वो हो पा रहा है. तो आप इस खबर को रीड कर सकते हैं. ये वाली खबर मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर ली है, हमारा जो स्टैंड है छोटा सा. फर्दर हम यहाँ पे जा रहे हैं. मोदी गवर्नमेंट जो है इसमें अभी 13 लगभग डिपार्टमेंट्स हैं, या आप कह लीजिए 13 ऑफिसेज हैं जिन्होंने चीज़ें डिजिटाइज नहीं करी हैं. अगर आप इन ऑफिसेज को देखेंगे तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पेट्रोलियम नेचुरल गैस, पावर ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, टेक्सटाइल्स एंड ट्राइबल अफेयर्स. सेंसिटिव मिनिस्ट्रीज इन इंडिया, सेंसिटिव मिनिस्ट्रीज इन इंडिया हैव नॉट डिजिटाइज दिस. अच्छा, ये चीज़ हम सोच रहे होंगे कि यार ये तो इंटरनेट पर अगर कर देंगे तो हैक हो जाएगी. जी नहीं, इंडिया का अपना एक सेफ नेटवर्क है निस्नेट. और ये निस्नेट क्या करता है, बेसिकली अलाउ करता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग को. अगर हम डेटा की माने तो 2020 में 14.27 लाख इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स क्रिएट हुई, और सितंबर 2022 में 27.02 लाख फाइल्स क्रिएट हो गई. प्रोजेक्शन ये है कि 31.65 लाख फाइल क्रिएट हो जाएंगी 2023 के मार्च तक. बहुत बड़ा डेटा सेट है. और अभी हमने रिसेंटली क्या देखा, रैंसमवेयर इंसिडेंट्स हो रहे थे. रैंसमवेयर यानी कि आपके सिस्टम को हैक करके बंद कर दिया गया और कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं आपसे अगर आपको सिस्टम को खोलना है तो. और एम्स जैसे अस्पताल में ये हुआ. तो ये कहा गया कि वो अपना जो नेटवर्क सेगमेंटेशन है प्रॉपर उन्होंने नहीं कर रखा था. इस पूरे सिस्टम का, डिजिटाइजेशन वाले सिस्टम का नाम क्या है, E-Office 7.0, एंड दिस इज डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC. आर वी क्लियर विद दिस? आप इसको यहाँ पे भी रीड कर सकते हैं. हाँ, एक बात ये कही गई है कि कोई इंफॉर्मेशन सीक्रेट है, क्लासिफाइड है, टॉप सीक्रेट है, उसको हम डिजिटाइज नहीं करेंगे, निस्नेट के अंदर लेके नहीं आएंगे, E-Office के अंदर लेके नहीं आएंगे, उसकी फिजिकल कॉपीज ही शेयर होंगी. थर्ड पार्टी एजेंसीज, CERT.in, ये सब क्या करते हैं, चेक रखते हैं कि किसी तरह का वायलेशन ना हो. फर्दर अगर हम यहाँ पे आ जाएं, K9 वज्रास पे आ जाएं, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 100 नए K9 वज्रा की बात करी है. ये सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स हैं. इंडिया में लार्सन एंड टूब्रो इसको बना रहा है. कहाँ से ले रहे हैं हम, साउथ कोरिया से. अब साउथ कोरिया को ध्यान से आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका का पार्टनर है. क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया से अमेरिका का पंगा है. नॉर्थ कोरिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देता है चाइना, किसी ना किसी फॉर्म में रशिया.
तो ऑब्वियस सी बात है कि साउथ कोरिया को सपोर्ट करने के लिए कौन आएगा? अमेरिका। अब भारत सरकार को कब समझ में आया कि हाविट्जर्स अच्छे हैं? हुआ क्या था कि ये हाविट्जर्स जो बनाए गए हैं ना, ये रेगिस्तान में बनाने के लिए, यूज़ करने के लिए बनाए गए थे। बड़ी बड़ी बंदूकें हैं जो कि बेसिकली दूर दूर तक 52 कैलिबर तक की जो गोलियां हैं वो छोड़ सकती हैं। तो हुआ क्या, जब लद्दाख में 2020 में माउंटेनियस रीजन्स में जब टेंशन बढ़ने लग गया तो आर्मी ने इन हाविट्जर्स को वहाँ पे लगा दिया। और इन हाविट्जर्स को लगाने के बाद इनके परफॉर्मेंस बहुत बहुत बेहतरीन था। तो भारत सरकार ने सोचा कि अब हम 200 एडिशनल गन्स जो हैं प्रोक्योर कर लेते हैं। तो धनुष, K9 वज्र और M777 अल्ट्रा लाइट हाविट्जर्स जो हैं, इन्होंने भारत के आर्टिलरी फायर पावर का जो रीच है वो बढ़ा दिया है नॉर्दर्न बॉर्डर्स में। और इसीलिए अब रिपीट ऑर्डर की बात हो रही है, तो 100 नए हाविट्जर्स लेने की बात चल रही है। आर वी क्लियर विद दिस? तो इसको भी हम रीड कर लेंगे। फर्दर यहां पे हम देख लेते हैं कि इंटरनल टूरिज्म GS3 और किस तरीके से वुमेन पार्टिसिपेशन इन टूरिज्म कैन हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो आयमनम नाम का एक इलाका है, इसको हम कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म विलेज है, RT विलेज, केरला के कोटायम में, जहां पे बैक वाटर डेस्टिनेशन है। बैक वाटर्स बहुत सारे हैं और यहाँ पे महिलाओं के दृष्टिकोण से बैक वाटर्स को दिखाया जाता है। लगभग राज्य की 2000 महिलाओं ने अपने आप को इसमें रजिस्टर करा लिया है और वो टूरिज्म नेटवर्क को बढ़ाने में मेन रोल प्ले कर रही हैं। इंक्लूसिव सोसाइटी होना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी बात है, तो हमें टूरिज्म को भी वुमेन फ्रेंडली करना है। एक नेटवर्क बनाना है स्टेट में जहाँ पे अथॉरिटीज़, टूरिस्ट और वुमेन फ्रेंडली वुमेन पार्टिसिपेंट्स के बीच में एक अच्छा सिनर्जी क्रिएट हो और जेंडर इम्बैलेंस टूरिज्म में जो है उसको ख़त्म किया जा सके। 1000 वुमेन्स जो हैं, among them about 1000 including women from INM have already completed their online training. Now we need to create women friendly networks so that women become equal voice in tourism. And this basically is achievable whenever you decide any village as a RT destination. What is RT destination? Responsible tourism destination. Since women are attached to the grassroots, they have an immense power in transforming the tourism sector in India. ठीक है, तो यहाँ पे महिलाओं के द्वारा वीक लॉन्ग कल्चरल एक्सपीरियंस पैकेज है पूरा, और ये एग्री स्ट्रीट प्रोजेक्ट के अंदर भी इंक्लूडेड है। और आयमनम फेस्ट भी हुआ रिसेंटली, जहाँ पे टूरिज्म, एग्रीकल्चर, कल्चर पोटेंशियल ऑफ द विलेज सबको एक ही संदर्भ में दिखाया गया। समझ सकते हैं आप? ये वाली खबर को भी आप पढ़ेंगे कि ट्राइबल बेल्ट इमर्जेस एज प्रायोरिटी एरिया फॉर कांग्रेस इन राजस्थान। सो ट्राइबल का क्या कंसर्न्स है ये हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। हालांकि है तो पॉलिटिकल न्यूज़, बट हम कंसर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। अब एक चीज़ हमें यहाँ पे ये समझनी है इस वाले न्यूज़ में, ये इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग जो है मैरीटाइम बाउंड्रीज में, ये भारत के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती है। किसके लिए? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो इंटरनल सिक्योरिटी में हम देख लेते हैं हुआ क्या कि ये नोटोरियस गैंगस्टर मोहम्मद नजीम मोहम्मद इमरान, जिसको कांजी पानी के नाम से जाना जाता है, ये रामेश्वरम में घुसाया है। इसको बेल पे रिलीज किया था श्रीलंका में। इसकी अरेस्ट हुई थी बेसिकली कहाँ से? दुबई से 2019 में, और इसको फिर आइलैंड नेशन भेजा गया था वापस, और इसको बेल पे 50-50 लाख की श्योरिटी लेके छोड़ा गया। स्टेट इंटेलिजेंस यानी कि हमारे यहाँ पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने अलर्ट साउंड कर दिया है, और उन्होंने कहा कि कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स पे अपनी नज़र जो है, वाइजिल जो है वो बढ़ा लीजिए, क्योंकि रमनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट्स में ये 25 दिसंबर को एंटर किया है। और बेसिकली इसको सपोर्ट करते हैं बहुत सारे लोग जो कि स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स अक्रॉस मैरीटाइम बाउंड्री लाइंस इंक्लूडिंग अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान हु आर डीलिंग इन हीरोइन एंड कोकेन आर इन्वॉल्व्ड एंड दे आर अ पार्ट ऑफ इट। NIA का रेवलेशन है कि इमरान की एंट्री जो है ये बेसिकली इस समय हो रही है जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंटरनेशनल ड्रग कार्टल को एक्सपोज करने में लगी है, जहां इसमें श्रीलंका नेशनल्स इन्वॉल्व्ड हैं
और वो तिरुचिरापल्ली के स्पेशल कैंप से ऑपरेट कर रहे हैं, और वहां पे फॉरेन नेशनल्स को क्रिमिनल चार्जेस भी फेस करने वाले फॉरेन नेशनल जो कि क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं उनको भी रखा गया है। तो ये चीज़ हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में विंटर सेशन में हमने अमित शाह को बोलते हुए सुना था। अमित शाह बेसिकली बोल रहे थे कि अगर मुंद्रा पोर्ट में सीजर हो रहा है हीरोइन का, तो ये क्यों कह रहे हो आप कि ऑपोजिशन ये क्यों कह रहा है कि ज़्यादा हीरोइन और अफीम और इन सब का ट्रेडिंग हो रहा है, ड्रग बढ़ गया है, ड्रग ट्रैफिकिंग। पकड़ने का मतलब ये है कि ड्रग ट्रैफिकिंग को कम किया जा रहा है, ना कि बढ़ाया जा रहा है। तो आप उल्टा क्यों बोल रहे हो? उसी तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमारे पास ये एक न्यूज़ आई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कैसे अपॉइंट होती है, कहाँ अपॉइंट होती है, इसका फंक्शन क्या है, ये आप बिल्कुल प्रिपेयर करिएगा। लेकिन हम यहाँ पे देख लें कि क्या हुआ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपने अचीवमेंट्स में। 316 यानी 317 किलो की हीरोइन पकड़ी, 2 इंट्रूडर्स को मारा, 23 पाकिस्तानी नेशनल्स को अरेस्ट किया, 9 को वापस भी कर दिया। 9 पाकिस्तानी लोग जो पकड़े गए थे, जो गलती से आ गए थे, उनमें से गुड जेस्चर के चलते बीएसएफ ने उनको वापस भी पाकिस्तान रेंजर्स को दिया। बीएसएफ ने ना सिर्फ लोगों को अरेस्ट किया है बल्कि 67 वेपन्स और 850 राउंड्स ऑफ गोलियां भी बरामद करी हैं। भारत का पाकिस्तान के साथ 553 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है पंजाब में, जहां पे सबसे ज़्यादा ये वारदातें देखी जा रही हैं। ड्रोन के माध्यम से ये चीज़ें भारत के बॉर्डर के अंदर भेजी जा रही हैं और स्मगलिंग हो रही है वेपन्स की और ड्रग्स की। ठीक है, ये एक संगीन मामला है, सीरियस मामला है, और इसमें हमें कोशिश करना है कि सब चीज़ सही रहे, क्योंकि पीस इन द स्टेट के लिए ज़रूरी है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने भी विजिट किया स्टेट के बॉर्डर्स को, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारन, फिरोजपुर और फजिल्का, वहाँ के सिक्योरिटी सिनेरियोज को समझने के लिए। उन्होंने मीटिंग भी करी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एजेंसीज के साथ, गांव के विलेज हेड्स के साथ और अदर प्रोमिनेंट पीपल इन दिस डिस्ट्रिक्ट्स। नाउ व्हेनेवर यू रीड दिस कि इन्होंने मीटिंग इनके साथ करी, हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें सीखने को ये मिलता है कि ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ हमें यह है कि लोकल्स जो हैं वो कान और आँख बन सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का। उनको तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसीज को बताना चाहिए कि कोई नेफारियस एक्टिविटी होने वाली है, कहीं पे ड्रोन से कुछ एयर ड्रॉप किया गया है, और ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा सिक्योर हो सके। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं अपने आंसर बिल्डअप के लिए कि व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, हाउ कैन वी इंश्योर कि बॉर्डर, नई टेक्नोलॉजीज से ड्रग ट्रैफिकिंग भी बढ़ रही है और नई टेक्नोलॉजीज से टेररिज्म को भी सपोर्ट मिल रहा है। उन सभी के लिए हमारा एक आंसर कॉमन प्रिपेयर किया जा सकता है। एमजी नरेगा में वुमेन्स जो हैं, बेसिकली महिलाएं जो हैं, वो काफ़ी हद तक आगे आ रही हैं। एमजी नरेगा में माने तो कहा जाता है कि 33% एंगेज्ड वर्कफोर्स वुमेन का होना चाहिए। इसमें से कुछ राज्यों ने अच्छा इंक्रीज शो किया है, जिसमें कि बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं। केरला ने थोड़ा सा डिप शो किया है, और उसका कारण है कि बेसिकली मार्केट में अगर आप देखेंगे जो लेबर का रेट मिल रहा है वो थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है एमजी नरेगा के अंडर, तो लोग उस जगह पे काम कर ले रहे हैं केरला में, है ना। और वेलफेयर इंसेंटिव्स जो हैं महिलाओं के लिए मनरेगा के अंदर वो कम हैं, तो इस वजह से लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो मैन ओपन मार्केट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। आर यू क्लियर विद दिस? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बताया कि 57.8% ऑफ द वर्कर्स हु यूज द स्कीम दिस ईयर वर वुमेन, हाईएस्ट लेवल सिंस 2012-2013। तो ये आंकड़ा हम लिख लेंगे। दिस इज अबाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दिस इज अबाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दिस कैन बी फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑल्सो। ठीक है, it's related to participation of women, it's related to participation of women, and therefore we study it from GS3 के perspective से। न्यूज़पेपर्स का एक बहुत बड़ा रोल, आई डोंट नो इफ दैट इज व्हाट यू नो और नॉट, आज जान लीजिए न्यूज़पेपर्स का इंपॉर्टेंट रोल आपको
GS1 में देखने को बहुत कम दिखाई देगा, बहुत कम। आपको न्यूज़पेपर का रोल सबसे ज़्यादा GS3 में ही देखने को मिलता है। ये पूरा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, ये पूरा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। और दूसरा फ़ायदा आपको GS2 में देखने को मिलता है, जो कि गवर्नेंस से रिलेटेड है। इसमें भी इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन गवर्नेंस वाली बातें आपको, स्कीम्स वाली बातें आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगी। थोड़ा मोड़ा फायदा जब आप पढ़ते हैं तो आपको GS4 में देखने को मिलता है, जब हम देखते हैं कि हमारे ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो न्यूज़पेपर को कभी भी पढ़िए तो GS3, GS2 और GS4 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। GS1 की खबरें वैसे भी आपको कम मिलेंगी, जिसमें लार्जली करंट अफेयर्स GS3 से होता है। सो दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस of the Hindu from January 1st, 2023. Do let me know anything you want to share in the comment section.